नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। हम लेके आए आपको मध्य प्रदेश में जो लाइनमैन की भर्ती है उसके लिए YouTube पे निःशुल्क कोर्स, जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है, ये हमारी 6ठी क्लासेस है जो है इंसुलेटर कुचालक के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कुचालक। कुचालक होता क्या है, इंसुलेटर होता क्या है। तो इंसुलेटर उसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। अब कैसे पहचाने कि कौन पदार्थ कुचालक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की मुक्त संख्या कितनी होती है, 8, यानी आउटर सेल में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कुचालक की कैटेगरी में रखते हैं। यदि आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो हमारी लास्ट क्लास थी कंडक्टर की, चालक की, उसमें हमने बताया किस प्रकार से आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन पहचानना है, तो आप उस वीडियो को देखकर जरूर आइए। उसके बाद जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है। आपको याद रखना है, कुचालक पदार्थ को वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जो इंसुलेटर होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और जो कंडक्टर चालक होता है वो करंट पे डिपेंड करता है। तो हम जो कुचालक होता है, कुचालक को हम किस कैटेगरी में रखा गया है, कौन सा कुचालक, जैसे लकड़ी भी एक कुचालक, इंसुलेटर, रबड़ भी एक कुचालक, तो अच्छा कौन सा है, तो इसका पता कैसे करते हैं, तो उससे हम कहते हैं यदि जिसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है वो सबसे अच्छा कुचालक होता है। आपको याद रखना है, यदि किसी की डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो वो अच्छा कुचालक होता है। इसे हम केवी पर एमएम में व्यक्त करते हैं। केवी पर एमएम क्या होता है, किलो वोल्ट मिलीमीटर, यानी कितना वोल्ट एक एमएम की जो हम केबल है वो कितना वोल्ट किलो वोल्ट सहन कर पाएगी। यानी मान लो एक ये वायर जा रहा है, इस वायर के ऊपर अंदर तो वायर है यानी कंडक्टर है, जैसे कॉपर का वायर है वो कंडक्टर है, पर ऊपर रबड़ लगा है, वो रबड़ जो लगा है वो क्या डिपेंड करेगा, केवी पर एमएम, यानी वो रबड़ जो कितना वोल्टेज सहन कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं केवी पर एमएम। अब हम नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं कि कुचालक में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी है, कोई इंसुलेटर्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी परावैद्युतांक सामर्थ्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। अभी मैंने बताया था, जो जितना अच्छा डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जैसे हमने केवी पर एमएम जितना अच्छा होगा वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा। दूसरा, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। भाई इंसुलेटर का काम ही क्या होता है, करंट को रोकना, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा उतना ही उसको करंट को रोकेगा। तो एक आदर्श यानी एक आइडियल इंसुलेटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, अनंत। आपको ध्यान रखना है, यानी जो अपन कह सकते हैं प्रैक्टिकल तो ऐसा संभव नहीं है, पर जो आइडियल है, आदर्श इंसुलेटर है, उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला होता है, अगला जो इसका प्रॉपर्टी है कि जो उच्च कार्यकारी तापमान, हाई वर्किंग टेम्परेचर, जो कुचालक पदार्थ उष्मा को प्रसारित कर सकने में योग्य होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि लो टेम्परेचर पे ही क्या होने लग जाए, जलने लग जाए। अगला हम पढ़ रहे हैं इसमें कि आगे कुचालक के प्रकार और उनके उपयोग, यानी इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके उपयोग क्या होते हैं। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला हमारा इंसुलेटर होता है हवा, जिसको बोलते हैं हम ड्राई एयर या शुष्क हवा। जो हवा जो होती है वो सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ होता है। ये हवा जो होती है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है, वो क्या है, इंसुलेटर है। क्योंकि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो अवर हेड लाइन में, क्योंकि अवर हेड लाइन जो हमारी जाती है सिर के ऊपर से, उसमें कोई केबल यानी इंसुलेटिंग पार्ट नहीं चढ़ा होता है, तो वहां पर इंसुलेटिंग का काम कौन करता है, इंसुलेटिंग का काम वहां पर करता है हमारा एयर। तो ये दो, जैसे हमारी जैसे अवर हेड लाइन जाती है, 3 वायर आते हैं, तो इन 3 वायर के बीच में जो इंसुलेटिंग का काम करता है कुचालक का, वो कौन करता है, हवा करते हैं। पर इसकी कुचालकता नमी के साथ प्रभावित होती है। यानी जैसे मान लो ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो भाई मॉइस्चर जो नमी आती है उसके कारण हवा में भी क्या हो जाएगी, नमी हो जाएगी, और उसके कारण मॉइस्चर के कारण इसकी कुचालकता में कमी आएगी, यानी वो थोड़े थोड़े चालक की तरह व्यवहार करने लगेगी। अगला है हमारा रबड़। तो रबड़ क्या है, रबड़ एक ट्रॉपिक पेड़ के मिल्की सेब से प्राप्त होता है, जो तेल के उत्पादक से भी बनाया जा सकता है। तो एक पेड़ होता है उससे ही पाया जाता है। इसका परावैद्युतिक सामर्थ्य यानी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ 30 केवी पर एमएम होती है। आपको ये डाटा याद रखना है कि जो रबड़ होता है, सभी की आपको अभी जितने बताऊंगा उनके सभी की याद रखना है कि जैसे रबड़ है, रबड़ की डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 30 केवी पर एमएम होती है। फिर भी इसका उपयोग हम इंसुलेशन के रूप में नहीं करते, क्योंकि इसमें एक कमी होती है कि ये नमी सोख लेता है, यानी ये नमी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, जिसके कारण इसका न्यूनतम सुरक्षित तापमान कम 38 डिग्री होता है। इस कारण हम इसका कम ही यूज कर सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं
माइका। अभी आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला है हमारा माइका। माइका को हम हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। अब अभ्रक होता क्या है? तो सबसे मोस्ट आईएमपी है इंसुलेटर में। यह एक पारदर्शी, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला कुचालक पदार्थ होता है। पारदर्शी यानी आर पार दिखने वाला। आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए कि ये वाला इसको बोलते हैं माइका, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखने वाला होता है और आग और नमी से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ 20 से 60 केवी पर एमएम होती है। सबसे अच्छा इंसुलेटर है तो वो है माइका। एग्जाम में आए कि सबसे बेस्ट इंसुलेटर कौन सा होता है, तो आपको क्या लगाना है? माइका। यह विद्युत का कुचालक और उष्मा का चालक होता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है तो हम कहते हैं कि उसकी तरह इंसुलेटर, उसमें करंट फ्लो नहीं होने देगा, पर हीट को अपने अंदर क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा या अपने अंदर ले लेगा। उष्मा का क्या है? चालक। इसकी प्रतिरोधकता, इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10 की घात 15 ओम मीटर होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है कि इसकी रेजिस्टिविटी 10 की घात 15 ओम मीटर होती है। कितने डिग्री सेल्सियस में? 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मोटर, जनरेटर के और कम्यूटेटर के बीच में हम इसका किसके रूप में भरते हैं? अचालक यानी इंसुलेटर के रूप में इनके सेगमेंट में हम इनको फिल करते हैं। जो हमारा आपने देखा होगा, जो हम बोलते हैं मोटर वाइंडिंग करते हैं, तो मोटर वाइंडिंग में जो खांचे होते हैं, उन खांचों में क्या करते हैं? जनरेटर इन जो कम्यूटेटर होता है उन खांचों में माइका, 2 वायरों के बीच में लगा देते हैं माइका की, उनमें इंसुलेटर का काम करे। इलेक्ट्रिकल आयरन, विद्युत प्रेस, उसमें भी इसका यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के रूप में। तो आपको समझ में आया होगा कि माइका क्या होता है। अगला होता है हमारा बेकेलाइट। तो आप बेकेलाइट क्या होता है? तो बेकेलाइट एक भंगुर और अधिक तापमान सहन करने वाला कुचालक होता है, यानी बहुत ज्यादा तापमान सहन करने वाला कुचालक होता है। इसकी ड्राई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 17 से 21 केवी पर एमएम होती है। ये दिखता कैसे है? तो आपको दिख रहा होगा ये दिखता कैसे है। तो ये आपने होल्डर देखा होगा, होल्डर के ऊपर का जो भाग होता है ब्लैक कलर का, ये व्हाइट कलर का, जो सा भी कलर, जो ऊपर का ये जो भाग बनता है वो काय का बनता है? बेकेलाइट का। तो आपको समझ में आएगा बेकेलाइट होता कैसा है। आपको इसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ याद करनी, 17 से 21 यानी 17 से 21 केवी पर एमएम होती है। इसका उपयोग स्विच, प्लग, सॉकेट, बल्ब के होल्डर, सीलिंग रोज, मोटर के टर्मिनल आदि बनाने में किया जाता है। आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से बेकेलाइट होता है। एबोनाइट। तो एबोनाइट क्या होता है? तो एबोनाइट एक कठोर रबड़ जैसा पदार्थ होता है। तो ये जो कि 180 डिग्री पे क्या हो जाता है? जलने लग जाता है। ये आपको बैटरी दिख रही होगी, बैटरी के ऊपर का जो कवर है ना, वो काय का है? एबोनाइट का। ये क्यों एबोनाइट का बनाया गया है? रबड़ का क्यों नहीं बनाया गया? दिखता तो रबड़ जैसा ही है। तो ये क्या होता है? एसिड से रिएक्शन नहीं करता, कि जो एसिड होता है उससे अम्ल से रिएक्शन नहीं करता। और इसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 30 से 40 केवी पर एमएम होती है। और इसी कारण इसका उपयोग लेड एसिड बैटरी, जो हमारे लेड एसिड बैटरी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीसा अम्ल संचालक बैटरी, की खोल बनाने में या मोटर के टर्मिनल बनाने में जो पैनल होते हैं, पैनल बोर्ड, उसके ऊपर का जो कवरिंग बना जाता है, तो उसे बनाने के लिए पूरा हम किसका यूज करते हैं? एबोनाइट का। तो आपको समझ में आ रहा होगा एबोनाइट दिखता कैसे है, क्या होता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जाम में आपको समझ में आए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, कि जिससे भी हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला होता है खनिज और सिंथेटिक तेल। अब ये होता है क्या है? तो जितने भी हमारा खनिज ऑयल है, पहले होता क्या है? तो सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो काय का बना रहता है? सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। बहुत बार एग्जाम में आया कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल ये होता है तो किससे मिलकर बना होता है? सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। इस तेल का जो फ्लैशिंग पॉइंट है या क्रांतिक तापमान है वो कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस, यानी 140 डिग्री के बाद ये क्या होने लग जाता है? खराब होने लग जाता है। इसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, यानी कितना इंसुलेटिंग सहन कर सकता है? तो 30 से 40 केवी पर एमएम होती है। जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम क्या रखते हैं? और वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ऑयल रखते हैं। तो वो ऑयल कैसा होता है? इंसुलेटर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी इंसुलेटिंग कितनी होती है? 30 से 40 केवी पर एमएम होती है। तो आपको क्लियर ही होगा कि ट्रांसफार्मर में इसका यूज किया जाता है, हमारे कैपेसिटर के अंदर भी यूज किया जाता है, और बड़े बड़े जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर है उनमें भी इनका खनिज ऑयल का यूज किया जाता है। कूलिंग के लिए, स्पार्किंग को रोकने के लिए इंसुलेटर के रूप में हम खनिज ऑयल या तेल को भरते हैं। अगला है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन एक चीनी मिट्टी होती है विशेष प्रकार की, जो क्या होती है?
जिसको हम विभिन्न विभिन्न आकृति में ढाल कर, सुखा कर और पका कर अलग अलग इंसुलेटर वस्तु बनाते हैं, कुछ अलग। तो इससे कैसे कौन कौन सी वस्तु बनती है, तो आपने देखे होंगे इंसुलेटर, आवर हेड लाइट में जो इंसुलेटर आपको दिख रहे हैं चीनी के इंसुलेटर होते हैं, तो ये इंसुलेटर काय के बने रहते हैं, पोर्सिलिन के। अब इसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 30 to 40 kV पर mm। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोर्सिलिन होती है वो उसकी कितनी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है, 30 to 40 kV पर mm होती है। इसका उपयोग इंसुलेटर बनाने में, अपना फ्यूज बनाने में, पहले चीनी के जो फ्यूज आते थे जो मोटर कटआउट बोलते हैं, उनका भी यूज बनाने में किसके लिए यूज किया जाता है, पोर्सिलिन का। और आपने जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट जैसे आपने देखी होगी जो सिगड़ी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिगड़ी जो आती है, तो उसके नीचे का जो भाग होता है जिसपे हम कॉइल रखते हैं, उस कॉइल जो भाग होता है वो भाग भी पोर्सिलिन का ही बना होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से होता है। अगला होता है एस्बेस्टस। अब एस्बेस्टस क्या होता है सर, तो आपको पहले ये दिखा देता हूँ फोटो की एस्बेस्टस होता क्या है। तो आपने देखा होगा आपके घर में प्रेस व्रेस होगी या कोई भी ऐसी केबल होगी, उस केबल के ऊपर इस टाइप से ये लगा होगा, तो प्रेस पे अधिकतर देखने को मिलता है। तो ये होता क्या है, एस्बेस्टस किसको बोलते हैं, यह अग्नि से अप्रभावित होता है, यानी इसको आग का कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु नमी को सोखने वाला होता है, यानी नमी को ये क्या कर लेता, सोख लेता। यह 400 डिग्री सेल्सियस तक बिना अपना गुण खोए प्रयोग किया जा सकता है, यानी 400 डिग्री सेल्सियस तक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 4 से 6 kV पर mm होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल प्रेस, हीटर, मोटर टर्मिनल की प्लेट में या इंसुलेटर और उष्मा अवरोधक, यानी जो उष्मा का विरोध करते हैं उनके रूप में इसका किया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जो है ये क्या है, हमारा एस्बेस्टस। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एस्बेस्टस की डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है। सबसे मोस्ट टाइम भी सारणी है, आपको नोट कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन यूपी पीजीसीएल, इसरो, भेल, एमपी पीजीसीएल, एमपी लाइनमैन, बहुत लास्ट टाइम इसमें से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको इस सारणी को रट लेना है। तो तापमान के आधार पर कुचालक का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर ऑन द बेसिक ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर इंसुलेटर को किस प्रकार से क्वालिफिकेशन रखा गया। तो पहला होता है क्लास, तो वाई क्लास में कितने टेम्परेचर, 90 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया है, जिसमें किस किस को रखा गया है, रेशम, जिसको सूत, रेशम, सामान्य कागज, सूत, यानी ऐसे ये पदार्थों को हम कितने डिग्री तक ये सहन कर सकते हैं, टेम्परेचर 90 डिग्री। और कौन सा वर्ग में रखा गया, वाई ग्रेड में, वाई वर्ग में, वाई क्लास में इसको रखा गया है। दूसरा है हमारा ए वर्ग में कितने डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, 105 डिग्री, 105 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन को रखा गया, रेशम, तेल से भीगा कागज, सूत, यानी ये सभी को काय में रखा गया, 105 डिग्री में रखा गया। आप बोलोगे सर रेशम तो यहाँ पर भी कागज, ये तेल से भीगा हुआ कागज को इसमें रखा गया, यानी इस ज्यादा क्वालिटी वाला जो रेशम है जो इतना टेम्परेचर सहन कर ले उसको इसमें रखा गया है। अगला है ई, तो ई में कितना डिग्री सहन करता है, 120 डिग्री। लेदर, आपने लेदर के जो बेल्ट होते हैं वो, पेपर और फाइबर, इन सभी को काय में रखा गया है, ई ग्रुप में कितना टेम्परेचर, 120 डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। अगला होता है हमारा बी क्लास, बी क्लास में कितना टेम्परेचर, 130 डिग्री सेल्सियस। किस किस को रखा है, ग्लास, यानी ग्लास, एस्बेस्टस, अभ्रक और फाइबर। अभी पढ़ के आए हम एस्बेस्टस क्या होता है, अभ्रक क्या होता है, फाइबर क्या होता है, ग्लास। तो इन सभी को कितने, बी क्लास में 130 डिग्री पर रखा गया। अगला है एफ कितना यूज करता है, 155 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस और अभ्रक को भी इसमें रखा गया। अगला होता है एच कितने डिग्री, 180 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। एलास्टोमर, माइका, फाइबर और ग्लास, इनको इसमें रखा गया है। सी की 3 कैटेगरी है, सी 200 डिग्री, सी 220 और सी 250 डिग्री, यानी इनको काय में रखा गया, माइका, चीनी, मिट्टी, कांच, क्वार्ट्ज तथा इनसे बने पदार्थ है, यानी माइका या चीनी मिट्टी से बने पदार्थ जैसे पोर्सिलिन, कांच के क्वार्ट्ज से बने पदार्थ, इन सभी को काय में रखा गया, सी कैटेगरी में। तो इसको आपको याद रखना है। इसको याद करने का तरीका ये है, बीएफ है। अब सी का मतलब निकालने का चैंपियन कर सकते हैं, तो ये वाई का मतलब ये, तो वाई ए है, ये बीएफ है, तो वाई ए ई बी एफ एच, ये बी एफ है चैंपियन, या आप सी से कोई भी वर्ड निकाल सकते हो, आपके ऊपर है।
तो इस तरह से आप इसको याद करना ही करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जहाँ तक ये नोटिफिकेशन जिन लोगों तक अभी तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। अब अर्धचालक होता क्या, नाम से ही समझ में आ रहा, आधा चालक है और आधा कुचालक है, यानी आधा चालक। तो आधा क्या हुआ, कुचालक, यानी आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो परम शून्य ताप पर कुचालक के रूप में व्यवहार करते हैं, यानी जो परम शून्य ताप पे कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जिसमें तापमान में बढ़ाने पे, वृद्धि करने पर या तो उसमें अशुद्धि मिलाने पे उनमें धारा प्रवाहित होने लगे, वो अर्धचालक कहलाते हैं। तो अर्धचालक क्या होता है, जो परम शून्य ताप पे कुचालक के रूप में कार्य करेंगे। तापमान को बढ़ाने पर, यदि तापमान आपने इंक्रीज करा तो उसमें इंप्योरिटी यानी अशुद्धि मिलाती, वो कुचालक की तरह कार्य करते हैं, वैसे कहलाते हैं अर्धचालक। यानी हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो अर्धचालक होते हैं जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उन्हें को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब ये अर्धचालक क्या होता है, तो ये एक कमरे के सामान्य तापमान यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे ये कुचालक यानी चालक की तरह काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह काम कर कंडक्टर की तरह काम करते हैं, चालक यानी कंडक्टर की तरह काम करते हैं। जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये किसकी तरह काम करते हैं, इंसुलेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि कुचालक जो इंसुलेटर होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, वैसे सेमीकंडक्टर में 4 होती है और चालक में 1, 2, 3 होती है। तो आपको ये डाटा ध्यान में रखना है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे किसकी तरह काम करता है, चालक की तरह, और 0 डिग्री पे किसकी तरह काम करता है, कुचालक की तरह। अब इसका सर्वाधिक उपयोग हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें यूज किया जाता है, जैसे आईसी बनाने में, डायोड में, एम्पलीफायर में, इन सभी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, थर्मिस्टर, इन सभी में, एलईडी, ट्रांजिस्टर, इनमें सभी में किया जाता है। 2 अर्धचालक होते हैं, ऐसे तो होते हैं बहुत सारे, पर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा अर्धचालक होते क्या है, जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब ऊर्जा अंतराल आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके कि ऊर्जा अंतराल होता क्या है। तो मैं आपको ऊर्जा अंतराल की डेफिनेशन समझाने से पहले एक चीज समझा देता हूँ कि मान लो एक ये पदार्थ है, एक पदार्थ में, हर पदार्थ में एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे वैलेंसी बैंड में, और एक होता है कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं हम संवहन बैंड, यानी संवहन, आपको दिख रहा होगा संवहन बैंड क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएंगे, कंडक्शन यानी चालन बैंड में। कहां जाएंगे, ये चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड में। अब इनके बीच में गैप कितनी है, इनके बीच में गैप कितनी है, इसी गैप को ऊर्जा एनर्जी गैप कहते हैं। तो ऊर्जा अंतराल क्या होता है, आपको समझ में आया होगा कि भैया ऊर्जा अंतराल का प्रतीक ईजी होता है, इसको ईजी से दर्शाते हैं। ऊर्जा अंतराल परमाणु के बाह्यतम कोश में, यानी कोई भी एटम है उसके आखिरी कोश की उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का चालन से संवहन बैंड के मध्य की दूरी, यानी जो वैलेंसी बैंड है उससे कंडक्शन बैंड के बीच की कितनी दूरी है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो आपको समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिपीट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार रिपीट करके देखिए, जिससे आपको समझ में आए। तो ऊर्जा अंतराल, तो चालक यानी कंडक्टर है, तो कंडक्टर में ऊर्जा अंतराल 0 होता है। यानी इससे सर क्या समझ में आया, तो इसमें यह समझना है आपको कि जो चालन बैंड है, एक तो होता है हमारा चालन बैंड जिसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड, और एक होता है वैलेंसी बैंड, और उसके बीच में होता है हमारा एनर्जी गैप। तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0, यानी यहाँ में एनर्जी गैप होती ही नहीं है, यानी डायरेक्ट वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो ये चालक की स्थिति होती है। अगला हमारा होता है इसमें इंसुलेटर की बात कर ले, तो जो इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर के बीच जो होता है एनर्जी गैप, ये इंसुलेटर का बना रहा हूं मैं, ये वही हमारा क्या है, इसमें कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है। तो इसको बोलते हैं चालन बंध और संवहन बैंड। तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड एनर्जी गैप जो होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। तो इसी कारण ये 5 इलेक्ट्रिकल वोल्ट से ज्यादा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर नहीं हो पाते, और इसी को किस कैटेगरी में रखा गया है, कुचालक में।
तो आपको याद रखना है कि क्यू चालक में जो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो वो चालन बेंड में जो करंट इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, वो किस कारण नहीं जा पा रहे कि जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। अगला होता है हमारा अर्धचालक। तो अर्धचालक में जो एनर्जी गैप है वो कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो इसी कारण इसमें कम ऊर्जा अंतराल है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा अंतराल की यानी बहुत ज्यादा है, और इसमें ऊर्जा अंतराल क्या है, 0 है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि चालक के बीच एनर्जी गैप कितना होता है, अर्धचालक के बीच और कुचालक के बीच, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से होता है। हमारा नेक्स्ट है चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से चालक होता है, किस प्रकार से कुचालक होता है। तो चालक क्या होता है, तो चालक का भी हमने पढ़ा, चालक वो होता है जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है, यानी उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। दूसरा, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाना चाहिए। इसके अंतिम परमाणु कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अधिकतम 3 होती है। इसका तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। वैसे अर्धचालक, इनकी प्रतिरोधकता मध्य होती है, यानी इसमें बढ़ती भी और घटती है, क्योंकि चालक के भी गुण है और कुछ चालक के गुण है। इसमें धारा का जो प्रवाह होता है वो कम होता है, पर किसके मुकाबले, हमारे चालक के मुकाबले। इसके परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 4 होती है। तापमान बढ़ाने पे इसका प्रतिरोध कम होता है, इसको बोलते हैं एनटीसी। आपको याद रखना है कि हमारे जो अर्धचालक होते हैं वो एनटीसी होती है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक तापमान गुणांक वाले होते हैं। और हमारे जो चालक होते हैं वो पीटीसी होते हैं, धनात्मक तापमान गुणांक। इसमें कुचालक जो होता है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, करंट को फ्लो नहीं होने देते, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता ही नहीं है। हमने देखा था एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण नहीं जा पाते। इनमें के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये भी एक क्या होते हैं, एनटीसी प्रकार के होते हैं, यानी आप तापमान बढ़ाओगे तो कुचालक का प्रतिरोध क्या होने लगेगा, घटने लग जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से ये सारी चीजें हुई है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उन लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को कि जो हम मध्य प्रदेश लाइनमैन की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या इसरो की तैयारी कर रहे हैं, या डीआरडीओ या एमपी लाइनमैन, या कोई सी भी अदर वैकेंसी की जो आईटीआई रिलेटेड है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है इसकी पीपीटी बनाने की, क्योंकि मैं खुद ही इसको तैयार करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, फिर ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मोबाइल से हो रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।